Our today's topic is food poisoning. So, this is page number 9 of our textbook. हमारा सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे और उस चैप्टर में हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे, तो चलिए उनको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है जब हमारा खाना ख़राब हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है या लूज मोशंस लग जाते हैं, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, टेकन टू द हॉस्पिटल। सो इस कंडीशन में जो है हमारी सेहत ख़राब हो जाए खाना खाने से, तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। सो यहाँ पे एग्जांपल से बताया हुआ है कि भोजू was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff there. तो उसके बाद घर आकर क्या हुआ, उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। देन ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल और डॉक्टर ने बोला कि आपको तो फूड पॉइजनिंग हो गई है। सो फूड पॉइजनिंग जो है, फूड पॉइजनिंग could lead to could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. तो कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे खाने को गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स उसके अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर केमिकल छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा खाना खाने के लायक नहीं रहता। यदि कोई उसे खा ले तो वो बीमार हो जाता है। तो इस केस में लूज मोशंस भी हो सकते हैं और वॉमिटिंग भी हो सकती है। एंड दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। सो फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, अपने फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है हमें फूड को। आपने देखा होगा आमतौर पर घरों में भी हम लोग अपने खाने को फ्रिज में रखते हैं। यदि बाहर रखें तो वो खाना ख़राब हो जाता है और खाने के लायक नहीं रहता, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना अपना काम करते हैं, उसके अंदर ग्रो होते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं वो, और खाना जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो फ्रिज में रखना भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है, या हम गर्म करते हैं खाने को, गर्म करना भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। लेट अस नाउ स्टडी मेथड्स टू प्रिजर्व आवर फूड। सो पहला मेथड है केमिकल मेथड, केमिकल्स के सहायता से। जैसे कि आपने देखा होगा आमतौर पे घरों में जब हम अचार डालते हैं तो अचार हमेशा तेल के अंदर डाला जाता है और उसमें सॉल्ट भी डालते हैं हम लोग। तो सॉल्ट्स एंड ईटेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सॉल्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते, वो मर जाते हैं वहाँ पे। सिमिलरली ऑयल के अंदर भी ग्रो नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, तो वो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाईसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। दे आर यूज इन जैम्स, हम जैम खाते हैं घरों में, स्क्वैश पीते हैं, तो वो ख़राब ना हो जाए इसलिए उसके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं। हालांकि ये केमिकल हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होते, पर ज़्यादा मात्रा में हो भी सकते हैं। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाईसल्फेट, बार बार ऐसे अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं इस तरह का नाम, तो बार बार रिपीट करने से फिर आपको भी बोलना आ जाएगा ये। दूसरा मेथड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में होता है इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl। कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो मीट के ऊपर सॉल्ट लगा देते हैं, फिश के ऊपर सॉल्ट लगा देते हैं, उससे ख़राब नहीं होती वो। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उसके फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, सड़ा नहीं पाते उनको। सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, कच्चे मैंगो, टैमरिंड, हल्दी को भी प्रिजर्व करा जाता है इसी मेथड से, सॉल्ट लगाने से, को बोलते हैं सॉल्टिंग। देन शुगर से भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार मुरब्बा मिलता है बाज़ार में जिसमें आंवले का मुरब्बा होता है, या कई तरह के जो हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए शुगर की सॉल्यूशन में डाला होता है उसको। तो जैम्स, जेलीज, स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट which inhibits the growth of bacteria which spoil our food. So sugar is also one of the methods. Then preservation by oil and vinegar. विनेगर तो आप जानते ही हैं, सिरके को बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है।
सो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स। अचार ख़राब नहीं होता बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। जहाँ पर ऑयल डाला हो, विनेगर डाला हो, वहाँ बैक्टीरिया मर जाते हैं। और अदरवाइज़ आल्सो हम विनेगर से भी सब्जियों को धो सकते हैं, जिसके कारण हमारी सब्जियों से बैक्टीरिया वायरस साफ़ हो जाते हैं। हालांकि कोरोना वायरस के बारे में अभी कोई रिसर्च ऐसा आया नहीं है, पर ज़्यादातर वायरस इससे मर जाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, fish and meat are often preserved by this method. Another important topic is heat and cold treatment. किसी चीज़ को हम गर्म करें या ठंडा करें। सो ऐसा ही एक मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बनाया था लुईस पास्चर ने, जिसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइज मिल्क मिलता है बाज़ार में, जिसको आप पी सकते हो। पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। तो सीधा खरीदो बाज़ार से और उसको पी लो, ख़राब नहीं होगा वो। क्यों, क्या, कैसे बनाते हैं उस मिल्क को? पहले उस मिल्क को 70 डिग्री पे गर्म करते हैं, फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं उसको। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds and then by suddenly chilled and stored. By doing so it prevent the growth। तो ऐसा करने से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मर जाते हैं और उसको एकदम से बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद भी करना है और कॉपी में तो लिखना ही है। देन स्टोरेज एंड पैकिंग। सो कई बार चीज़ों को सुखाते हैं, आपने देखा होगा हम सुखाते हैं, जब सूख जाती हैं चीज़ें उसके बाद उसको हम पैक कर देते हैं। ऐसा करने से, और पैक भी कैसे करना, एयर टाइट। ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके तक नहीं पहुंच सकते और वो चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स to prevent the attack of microbes. So these were some of the methods of preservation of our food. So ये भी एक क्वेश्चन है कि how we can preserve our food। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो उसमें फिर सारे के सारे ये चीज़ें सॉल्ट से, शुगर से, ऑयल से, विनेगर से, पॉस्चराइजेशन से हम अपने फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन आप जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी, और एनिमल्स को भी चाहिए होती है नाइट्रोजन, प्लांट को भी चाहिए होती है, लेकिन वो लोग यूज़ नहीं कर पाते इसको। कारण क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी नाइट्रोजन रिलीज़ हो पाएगी और तभी उसको एनिमल्स, प्लांट यूज़ कर पाएंगे, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो पाती। ये बॉन्ड को ब्रेक सिर्फ या तो लाइटनिंग से, जब बिजली चमकती तब होता है थोड़ा बहुत, या फिर इसको बैक्टीरिया कर सकते हैं। सो देयर इज़ ए स्पेशल बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये हमने क्लास 6th और 7th में भी पढ़ा था। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। अब रहता कहाँ है ये राइजोबियम बैक्टीरिया? इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के होते हैं जो फलियों वाले होते हैं। Recall that rhizobium lives in the root nodule of leguminous plants such as beans and peas, with which it has symbiotic मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने वाली। Sometime nitrogen ये तो राइजोबियम की बात हो गई। कई बार लाइटनिंग, बिजली चमकने से भी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि प्लांट एनिमल उसको यूज़ कर पाएँ। सो नाउ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया, जो जैसे कि मैंने बताया 78% नाइट्रोजन है लेकिन यूज़ नहीं कर पाते, और ज़रूरी भी है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में, सबको सिंथेसिस होने में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। So how it is taken then? Certain bacteria such as rhizobium bacteria, some blue green algae, वो उसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, यानी कि वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को N2 को ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने से वो नाइट्रोजन फिर प्लांट्स और एनिमल के यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाती है।
Once the nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. और फिर एनिमल जो खाते हैं प्लांट को उनको भी वो नाइट्रोजन मिल जाती है. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. फिर जब वो मर जाते हैं, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, दिस नाइट्रोजन अगेन गोज बैक टू द सॉइल. तो सॉइल के अंदर फिर इस तरह के बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं जो उसको फिर से ऐसा बनाते हैं कि वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाए. तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आती है और एटमॉस्फेयर में ही वापस चली जाती है. इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल. यहाँ पर एक नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करके बताया हुआ है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कितनी है? 78% है. लेकिन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज़ करना मुश्किल होगा. तो लाइटनिंग से बिजली चमक जाती है, ऐसे दिखाते हैं बिजली कैसे चमकती है. तो उससे थोड़ी सी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. लेकिन ज़्यादातर कौन करता है उसको? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी करती है. उसके बाद फिर वो नाइट्रोजन जो है उसको इस तरह से नाइट्रोजिनस कंपाउंड बन जाते हैं जो कि यूज़ करने के काबिल होते हैं. तो वो यहाँ सॉइल में आ जाती है. ये सब सॉइल है, समझिए यहाँ पे दिस इज़ ऑल सॉइल. फिर यहाँ से प्लांट्स लेते हैं, उसको प्लांट यूज़ करते हैं. प्लांट्स को फिर एनिमल खाते हैं, एनिमल यूज़ करते हैं. अब जब एनिमल प्लांट मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो फिर से वो सॉइल में आ जाती है नाइट्रोजन. और सॉइल में और कई बार नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट्स के वेस्ट हैं, एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट है, दे ऑल्सो कंटेन उसको नाइट्रोजन. कुछ वेस्ट उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है, तो वो भी अर्थ में आ जाते हैं. इसके यहाँ पर फिर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं, वो दोबारा से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा से नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है. तो जहाँ से आई वहाँ से चली गई. एक साइकिल बनता है, ये आती है और जाती है. दिस इज़ ए साइकिल. सो दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली डायग्राम इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसको कॉपी में ड्रॉ भी करना है, इसके बारे में लिखना भी है और याद तो करना ही करना है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.